एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज एंड द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू काउंटर बैलेंस द एमएमएफ ड्यू टू सेकेंडरी करंट if the power input to the charge is 0.5 ton and 960 hertz induction, ओके फर्नेस है, उसमें 20 टन्स ऑन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक, और पावर के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो 340 किलो वॉट पावर कंज्यूमर है। सिलिंड्रिकल क्रूसिबल है, इसका इंटरनल डाया दिया हुआ है 47 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ द चार्ज इन इट्स 50 सेंटीमीटर है, और रजिस्टिविटी ऑफ चार्ज है 200 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडक्शन हीटिंग का फिनोमिनन का है। और मैंने आपको बताया था जो इंडक्शन हीटिंग जो ये फिनोमिनन होती है, ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग फिनोमिनन होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। तभी आप देखिए यहाँ पे 960 हर्ट्ज के बारे में बात हो रही है, 960 हर्ट्ज के बारे में बात हो रही है, ठीक। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर वो फॉर्मूला मालूम होगा आपको तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जितनी वैल्यूज हैं उनमें बेसिकली आपको इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो देखते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला क्या। अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप कोशिश करिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करने का। अगर आपको थोड़ा सा भी फंडामेंटल क्लियर हो तो कोशिश करिए सब लोग, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या करना है और क्या क्या चीजें हम लोग को फोकस करनी है जिससे न्यूमेरिकल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फॉर्मूला भी ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को सपोज करिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से, और इसका फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ रजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ डिवाइडेड बाई परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो रजिस्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है 200 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, लिख देते हैं, माइक्रो है तो 10⁻⁻6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 10⁹ क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या परमेबिलिटी गिवन है। तो परमेबिलिटी क्वेश्चन में हम लोग कंसीडर करेंगे 1 ही, ठीक है, तो 1 हो गया। उसके बाद और क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 960। क्योंकि यहाँ पे हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन में आपको ये चीज याद रखिए नहीं है कि क्वेश्चन में अगर आपको परमिबिलिटी नहीं गिवन है तो म्यू इक्वल्स टू 1 लीजिएगा फॉर मोल्टन स्टील, ठीक। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा ये 2.29 सेंटीमीटर। उसके बाद सब क्या करना है अब हम लोगों को, अब हम लोग को देखिए रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें रो तो हमको क्वेश्चन में मालूम है, बट अभी हमको क्या क्या चीजें नहीं मालूम है। हमें देखिए एल नहीं मालूम है और क्या एरिया मालूम है क्वेश्चन में, तो एरिया भी अभी हम लोग को बेसिकली अगर देखा जाए इसमें एरिया भी एज सच नहीं गिवन है, इसका मतलब हमको एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिए, दो चीजें अभी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरा क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेंथ। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कैसे इसकी लेंथ निकाली जाए और कैसे इसका एरिया निकाला जाए, ठीक है। तो इसको अभी हम आपने ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करता हूँ। तो इसका एरिया अगर देखा जाए कैसे निकाला जाए और लेंथ कैसे निकाला जाए, तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है रो एल बाई ए, और इसको निकालना है और इसको निकालना है, ये दो चीजों को निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं एरिया निकालने का। तो एरिया देखा जाए, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर देखा जाए तो क्या होगा, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये हमारा 50 हो गया। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें दिया हुआ है ये वैल्यू कि सिलिंड्रिकल क्रूसिबल हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 47 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ द चार्ज इन इट इज 50 सेंटीमीटर। तो ये आपको बेसिकली मिल गया। उसके बाद 50 हो गया और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.29, तो ये हमें क्या मिल गई, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिल गई। और ये हमारा डेप्थ ऑफ द चार्ज है, कितना अंदर गया है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ द सिलेंडर निकाल लिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ द सिलेंडर। जब आप एरिया ऑफ द सिलेंडर आपने निकाल लोगे तब इसकी वैल्यू आप देखिए कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करिए। तो ये आ रही है 114 पॉइंट सेंटी 114.5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई हमारी। ये 2.29 अभी हमने कैलकुलेट किया है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वाले फॉर्मूले से, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। और यहाँ पे जो डाया का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो क्रूसिबल हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 47 और डेप्थ, एंड दी डेप्थ की जो बात की गई है, डेप्थ का मतलब उसकी जो ओवरऑल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं उसका, वो 50 सेंटीमीटर है। तो हमने डेप्थ यहाँ 50 सेंटीमीटर ली और थिकनेस उसकी बेसिकली अगर देखा जाए तो 2.29 ली अकॉर्डिंगली टू द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो ये हो गया हमारा डाया और सिलेंडर, मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। और अगर मीन लेंथ देखा जाए, जो मीन लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, मीन लेंथ निकालनी चाहिए क्योंकि हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो एल की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकलेगी, तो ये आपको मालूम है सिलेंडर का कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, पाई मल्टीप्लाइड बाई मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये कैसे निकलेगा, पाई हो गया हमारा। ठीक है, और मीन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमारा क्या है, ये है हमारा 47 क्वेश्चन में गिवन है इंटरनल डायमीटर। और अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास थोड़ा सा थिकनेस जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आ रहा है उसको भी हम लोग जोड़ देंगे 2.29। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 49, ये 49.29 आ जाएगी, पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 154.77। तो अब हमको यहाँ पे रो भी मालूम है, एल भी मालूम है और ए भी मालूम है, हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सपोज करो रो की आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की वैल्यू अभी हमने निकाली 154.77 सेंटीमीटर, और एरिया की वैल्यू हमने निकाली 114.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 270.34 इंटू, इसकी वैल्यू आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 10⁻⁻⁶ आ रही है क्या है, देख एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पावर लॉस निकालना है। यहाँ पे पावर लॉस कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। तो पावर लॉस क्या होता है हमारा, अगले स्टेप में पावर लॉस निकालना है, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ये हमें यहाँ पे I1 करंट कितना चाहिए। हमें लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज, निकाल लिया। और कह रहा है कितना करंट हमको मिले वाइंडिंग में जो कि काउंटर बैलेंस कर सके एमएमएफ ड्यू टू सेकेंडरी। मतलब N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2 है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी अगर कैलकुलेट कर लें और उसमें वो भी I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो हमको आइडिया लग जाएगा कितना करंट हमको चाहिए जो सेकेंडरी है उसके एमएमएफ को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पावर लॉस निकाल लेते हैं, जो कि क्या है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पी बाई आर। ठीक,
क्वेश्चन में ये देखना है कितने किलोवाट का है यहाँ पे जो पावर इनपुट। यहाँ पे प्राइमरी के साथ 340, तो ये हो जाएगा 340 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 270.34 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व करिएगा पूरा तो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी 35.46 किलो एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब अगर इतना करंट है हमारा, इतना करंट है, तो काउंटर बैलेंस के कंसिडरेशन को देखिए कैसे इसमें यूज करेंगे। तो एमएमएफ का आपको मालूम है कि एमएमएफ का फॉर्मूला क्या, एमएमएफ बैलेंस का क्या होता है, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2 होता है। ठीक, अब इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्यू टू सेकेंडरी करंट इफ द पावर इनपुट टू द चार्ज इज 0.5 टन and 960 हेड इंडक्शन फर्नेस है 20 टन ऑन द प्राइमरी में 20 टन है। ठीक है, N1 की वैल्यू 20 गिवन है, उसके बाद I1 की वैल्यू नहीं मालूम है, और सिलिंड्रिकल क्रूसिबल हैज इंटरनल डायमीटर ऑफ 47 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ चार्ज इन इट इज 50 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंडरी में कितने टन है। तो मैंने आपको जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था इंडक्शन हीटिंग, तब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो डायरेक्ट वाला जो क्वेश्चन, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग का क्वेश्चन है, जो इसमें ट्रांसफॉर्मर होता है, इसका में प्राइमरी में तो मल्टीपल टर्न्स होते हैं बट सेकेंडरी में खाली सिंगल टर्न होता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोर टाइप वाले में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सिंगल टर्न होता है। और मैंने आपको बताया था इसका पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है, वीक कपलिंग होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को कोशिश करते हैं घटाने की। तो इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, याद रखिएगा N2 की वैल्यू क्या है हमारी, 1। ठीक, उसके बाद I2 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर लॉस का कंसिडरेशन लिया गया, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास I2 की वैल्यू क्या है, बेसिकली ये I2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये I2 की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 35.46 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1773 एम्पियर। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडामेंटल है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में देखिए क्या, बस मेन फोकस क्वेश्चन में ये है कि हमें डिटरमाइन करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज, ठीक, और करंट निकालना था प्राइमरी वाइंडिंग में। वो करंट इसलिए निकालना है क्योंकि वो काउंटर बैलेंस करेगा जो एमएमएफ ड्यू टू एमएमएफ हो रहा है, जो सेकेंडरी करंट के कारण हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए ये डायरेक्ट कोर फर्नेस का एग्जांपल है जिसमें मल्टीपल टर्न्स प्राइमरी में है और सिंगल टर्न हमारा सेकेंडरी में। तो इसकी फंडामेंटल आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंगल टर्न रहता है सेकेंडरी में, तो N2 की वैल्यू सेकेंडरी में सिंगल टर्न रहेगी, 1 रहेगी। और ये बोल रहा है कि इफ द पावर इनपुट टू द चार्ज इज अ 0.5 टन, जो हमारा चार्ज है उसका पावर इनपुट देखा जाए तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते समय 960 हर्ट्ज का है, और फर्नेस में प्राइमरी में 20 टन्स है, और प्राइमरी वाइंडिंग और ये जो पावर इनपुट की बारे में बात की जा रही है 340 किलो वॉट पावर इनपुट है। ठीक, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि आपको मालूम है ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, जो केवीए रेटिंग होती है वो बेसिकली इक्वल होती है। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे वो सेकेंडरी साइड हो। तो 340 किलो वॉट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे I2 करंट निकाल ली और उसी को हमने यूटिलाइज किया एमएमएफ बैलेंस में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल था इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी के साइड ही हमारा चार्ज है, और सेकेंडरी के साइड ही चार्ज है तो उसी चार्ज का क्या है, रेजिस्टेंस है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो I2 करंट में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है और करंट का फॉर्मूला यूज किया है, वो बेसिकली हमारा I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने में
हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे हमारे जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने वाइंड अप किया। लोग जो कि फर्स्ट यूनिट की है उसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि 2 सेंटीमीटर थिक है हमारा, और उसका एरिया अगर देखा जाए तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल को हमको क्या करना है, हीट करना है। और जो मटेरियल की परमिटिविटी है वो गिवन है 5, पावर फैक्टर 0.05 है, और पावर जो रिक्वायर हो रही है वो 800 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, और उसके लिए पावर हमारे पास 300 वॉट की पावर बेसिकली हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सीपीएस, पूछ रहा है सीपीएस का मतलब क्या है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग अप्रोच कर लेंगे। देख लेते हैं गिवन गिवन में हमको क्या क्या मालूम है। गिवन में सबसे पहली बात हमको एरिया मालूम है। एरिया कितना है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थिकनेस भी गिवन है, तो इसको मान लेते हैं डी, और डी हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा मीटर में। उसके बाद इप्सिलॉन आर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5। इप्सिलॉन नॉट आपको मालूम ही है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद क्वेश्चन में पावर भी गिवन है, दैट इज 800 वोल्ट। ये बेसिकली पावर आपको मालूम ही होगी, ये कौन सी पावर है, ये हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस वाली पावर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारी कौन सी पावर है, डाइलेक्ट्रिक लॉस की पावर है। ठीक, तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पावर एक्चुअली यहाँ पे 300 वॉट है। मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि क्वेश्चन में 800 वोल्ट्स तो सप्लाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पावर बेसिकली आपकी गिवन है 300 वॉट। पावर 300, वोल्टेज आपका क्वेश्चन में गिवन है 800 वोल्ट। ठीक, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, हाँ इस क्वेश्चन में पावर फैक्टर भी गिवन है, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा पावर फैक्टर है 0.05, तो ये आप मान सकते हैं कि ये 0 कॉस इनवर्स 0.05 आपको पावर फैक्टर एंगल भी गिवन है। ठीक, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का होगा, हम क्या करते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लें, जो कि क्या होगी इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई डी। आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए और डी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो यहाँ से आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी 26.56 पीको फेराड। पीको फेराड का मतलब 10⁻⁻12 फेराड। यहाँ से पहला स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में अगर आप देखेंगे, जो पिछले में मैं आपको फेजर डायग्राम में पढ़ाया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पीएल का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई आई आर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है, और इसमें ये भी मैंने बताया था कि आई आर जो कंपोनेंट है, ठीक, आई आर जो कंपोनेंट है वो बेसिकली उसकी वैल्यू क्या थी, V डिवाइडेड बाई आर। और इसी तरीके से जो हमारा आईसी कंपोनेंट उसकी वैल्यू क्या थी, V डिवाइडेड बाई ओमेगा, या V डिवाइडेड बाई एक्सी हमारा, और ओमेगा सी आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास tan डेल्टा की वैल्यू अगर देखी जाए, tan डेल्टा की, तो tan डेल्टा हमारा बेसिकली क्या था, अगर फेजर डायग्राम में देखेंगे तो ये बेसिकली था हमारा आई आर बाई आई सी था। tan डेल्टा क्या था, आई आर बाई आई सी। फेजर डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, या इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाया हमने, और ये हमारा डेल्टा है, और ये कंपोनेंट हमारा आई सी, और ये कंपोनेंट हमारा आई आर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है हमारी आई आर। तो tan डेल्टा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको। tan डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा आई आर डिवाइडेड बाई आई सी। ठीक,
तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या आई आर बाई आई सी हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा v बाई आर और ये क्या हो जाएगा v बाई एक्स सी, और या फिर हम लिख सकते हैं इसको v ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि v बाई आर इक्वल्स टू v ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई tan डेल्टा। तो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। तो अब फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पावर लॉस के बारे में देख लेते हैं, सीधे सीधे जो क्वेश्चन में हमको अप्रोच करना है। पावर लॉस में बेसिकली क्या है हमारा, v स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। ठीक, या फिर v मल्टीप्लाइड बाई आप आई आर लिख लीजिएगा, तो तब भी उससे v स्क्वायर बाई आर ही मिलेगा। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर ओमेगा सी tan डेल्टा, और यहाँ पे फर्दर इसको देखा जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर ओमेगा सी कॉस फाई लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होंगे दोनों। और इसी तरीके से जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर 2 पाई f मल्टीप्लाइड बाई सी कॉस डेल्टा। ठीक, कॉस डेल्टा नहीं होगा क्योंकि डेल्टा की वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा है, तो ये हमारा बेसिकली अगर होगा देखा जाए तो ये फाई होगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, फाई होगा। आप वैल्यूज को कैलकुलेट करिएगा तो ये फाई आएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, आप एफ की टर्मिनोलॉजी को यूज कर लीजिएगा। एफ आपका क्या हो जाएगा, पी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर 2 पाई सी कॉस फाई। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, v मालूम है, c मालूम है, cos फाई मालूम है, pl मालूम है, तो ये आ जाएगा आपका 56.2 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एजम्पशंस है कुछ। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन में डेटा ना गिवन हो, मैं एजम्पशंस बता दे रहा हूँ ज्यादातर क्या क्या एजम्पशन लोग लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। डाइलेक्ट्रिक लॉस के अगर कुछ डेटा आपको मिसिंग लग रहा है तो आप देखिए एक एजम्पशन आप ये ले सकते हैं। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि I इक्वल्स टू आई आर प्लस आई सी, और ये जो आई आर की वैल्यू है ये क्या होगी, बहुत हमारी कम होगी। तो कभी कभी एजम्पशन क्या ले लेते हैं हम लोग, I इक्वल्स टू आई सी। ठीक है, I इक्वल्स टू आई सी ले लेते हैं। ठीक है, और आई आर बहुत स्मॉल है। और दूसरा एजम्पशन अभी हमने आपको बताया, आप ये ले सकते हैं कि tan डेल्टा अप्रोक्सीमेटली क्या है हमारा, डेल्टा के बराबर है। या फिर tan डेल्टा को हम लोग क्या ले सकते हैं, ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, cos फाई के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एजम्पशन आपको हेल्प करेगा अगर कभी न्यूमेरिकल आए और नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इन दोनों एजम्पशंस को लेकर भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। बट अगर डेटा प्रॉपरली गिवन है, डेल्टा और ये सारी चीजें गिवन है, तो आप एज इट इज जो फॉर्मुलेज है उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक, बट इस न्यूमेरिकल में हमको एजम्पशन लेना पड़ा क्योंकि डेटा इसमें पूरा कंप्लीट नहीं था, तो कुछ एजम्पशंस लेके हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, so thanks for watching, and if you have any doubt regarding any particular topic